हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है मानव का मादा जनन तंत्र, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। जैसा कि आपको पता है कि नर और मादा को जनन करने के लिए कुछ विशेष तंत्रों की आवश्यकता होती है। इसके लिए नर के अंदर अपना अलग नर जनन तंत्र होता है, मादा के शरीर में अलग मादा जनन तंत्र होता है। आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि महिलाओं के अंदर ऐसा कौन सा तंत्र है, कौन कौन से भाग हैं जो मिलकर जनन संबंधित कार्य करते हैं, कहाँ किस स्थान पर बच्चे का पालन होता है और कहाँ से बच्चा बाहर आता है, व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, वो सब आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बाहरी भाग से स्टार्ट करते हैं, है ना। महिलाओं में सबसे बाहरी भाग के रूप में जनन तंत्र का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं योनि। योनि एक खोखला थैले समान भाग होता है, छोटी सी थैली होती है, खोखली सी लचीली पेशियों की बनी हुई। इस थैली समान रचना को योनि या वेजाइना कहते हैं। इस योनि का कार्य क्या होता है? योनि का कार्य होता है पुरुष द्वारा स्खलित किए गए शुक्राणुओं को ग्रहण करना, यानी पुरुष अपने लिंग द्वारा शुक्राणुओं को मादा के जिस स्थान पर छोड़ता है, स्खलित करता है, वो जगह होती है योनि। ये योनि मार्ग है जो शरीर के बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलता है। तो यहाँ से शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर उसे छोड़ दिया जाता है, यानी योनि वो जगह हो गई जहाँ पर पुरुष द्वारा शुक्राणुओं का स्खलन किया जाता है। क्लियर है? इस योनि के अंदर कुछ जीवाणु भी पाए जाते हैं, आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। योनि के अंदर पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं उनको हम बोलते हैं लैक्टोबेसिलाई जीवाणु। इधर लिख देता हूं मैं, लैक्टोबेसिलाई जीवाणु। और इन जीवाणुओं द्वारा यहां पर किण्वन की क्रियाएं कराई जाती हैं। उन किण्वन की क्रियाओं से एक अम्ल का निर्माण होता है और उसी अम्ल की वजह से यहां योनि का जो माध्यम है वो कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अम्लीय माध्यम होने से क्या फायदा होता है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं होता। योनि में यदि अम्लीयता होगी तो बाहर से आने वाला रोगाणु यदि कोई अंदर प्रवेश कर गया, कोई जीवाणु, वायरस, तो उस अम्ल के प्रभाव से उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में मादा जनन तंत्र के अंदर वाले जो मुख्य हिस्से हैं उनका बचाव हो जाता है और संक्रमण का खतरा नहीं रहता। ये काम तो ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ तो शुक्राणु भी छोड़े गए हैं, तो क्या शुक्राणु भी मर जाएंगे क्या? वो भी तो बेचारे छोटे से नाजुक से एक कोशिकीय संरचना ही होते हैं, तो उनकी भी मौत हो सकती है। बिल्कुल सही है, उनकी मौत हो सकती है। लेकिन पुरुष द्वारा शुक्राणुओं को अकेले यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता है, उसके साथ बॉडीगार्ड छोड़ा जाता है। बॉडीगार्ड कौन होता है? उसके साथ आने वाला रस, जिसको हम क्या कहते हैं? वीर्य रस, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उस क्षारीय रस की वजह से यहाँ की अम्लीयता को उदासीन कर दिया जाता है, जिसके कारण ये शुक्राणु यहाँ बच जाते हैं, उनकी मौत नहीं होती। यहाँ से आगे एक दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। योनि के अंदर की साइड मादा जनन तंत्र का दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय के बारे में आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो ये ध्यान होना चाहिए कि गर्भाशय इस पूरे मादा जनन तंत्र का सबसे बड़ा अंग होता है, यानी मादा जनन तंत्र का सबसे बड़ा भाग, ऐसे हम कह सकते हैं। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार देखो, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से सिकुड़ा हुआ होता है। ये होता है ऐसा जैसे कोई नाशपाती उल्टी रखी हो, यानी इसका आकार होता है उल्टी नाशपाती के आकार का।
गर्भाशय उल्टी नाशपति के समान आकार का होता है, यानी कैसा, ऐसा, ऊपर से चौड़ा नीचे से सकुड़ा, ठीक है ना, इस तरह का आकार इसका होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रहे। इस गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। एक तो सबसे ऊपर वाली ये जो छत है इसको हम कहते हैं फंडस। ये ऊपर ही ऊपर वाला जो भाग है इसको फंडस के नाम से जाना जाता है। इसका ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको काय के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे नीचे वाला भाग है, ये वाला जो सिकुड़ा हुआ है, बिल्कुल सकरा है, जहां से नीचे का हिस्सा जुड़ रहा है, इस वाले भाग को कहते हैं ग्रीवा। ये ग्रीवा कहलाता है। यानी एक बात हमको ये भी क्लियर हो गई है कि गर्भाशय 3 भागों में विभाजित होता है, फंडस, काय और ग्रीवा। क्लियर? ये सबसे बड़ा, सबसे मुख्य अंग कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर होता है भ्रूण का 9 महीने तक परिवर्धन। हम कहते हैं ना कि बच्चा 9 महीने मां के पेट में रहता है, तो पेट में कहां रहता है? गर्भाशय के अंदर रहता है। इसकी दीवारें काफी लचीली होती हैं, जिनमें संकुचन शिथिलन की क्षमता होती है। बच्चे के आकार के अनुसार ये अपने आप को समायोजित कर लेती हैं। जैसे जैसे बच्चा गर्भाशय में बड़ा होता है, वैसे वैसे गर्भाशय की दीवारें भी लचीलेपन के कारण चौड़ी हो सकती हैं, है ना। तो ये लचीली दीवारों वाली संरचना है जो उल्टे नाशपति के आकार की होती है, फंडस, काय और ग्रीवा में बटी होती है और 9 महीने तक बच्चे को स्थान प्रदान करती है, उसको पोषण प्रदान करती है। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। गर्भाशय के आगे जब जाते हैं तो 2 रास्ते आते हैं, एक इस साइड, एक इस साइड। इन दोनों रास्तों के आगे लंबी पतली नलियां होती हैं। इन लंबी पतली नलियों को हम कहते हैं अंडवाहिनी, यानी ओविडक्ट। इन अंडवाहिनियों की लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं हैं जो गर्भाशय से निकल रही हैं और संख्या में 2 हैं, दोनों साइड हैं। अब आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो आपको ये दिखाई देगा कि अंडवाहिनी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो ये शुरुआती भाग जो यहां से लेके यहां तक है, इसको हम क्या कहते हैं? इस्थमस। इस्थमस के ठीक आगे ये चौड़ा मोटा फूला हुआ भाग, इसको हम कहते हैं एम्पूला। और इस एम्पूला के नीचे वाला ये कीप समान भाग जो पीछे से सकरा है और आगे से चौड़ा है, इस भाग को कहते हैं कीपक या इनफंडिबुलम। 100 बात की 3 बात ये है मेरे बच्चों कि इस अंडवाहिनी को 3 भागों में बांटा गया है, इस्थमस, एम्पूला और कीपक। अभी हम इनके कार्यों पर, क्रियाओं पर नहीं जा रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आपको संरचना समझा रहा हूं। उसके थोड़ी देर बाद मैं आपको इसकी क्रिया विधि पर लाऊंगा कि कैसे काम करती हैं। अब आप थोड़ा और गौर से देखो, आपको कीपक के आगे वाली साइड में कुछ अंगुली समान रचनाएं निकली हुई दिखाई देंगी। यहां भी हैं और यहां भी हैं, दोनों साइड एक जैसा है। मैं समझा सिर्फ यहां पर रहा हूं, सेम टू सेम यहां भी होता है, ठीक है। ये जो अंगुली समान संरचनाएं निकलती हैं, इन रचनाओं को हम कहते हैं झालर। इनको झालर या फिम्बरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अंड को ग्रहण करना, क्योंकि इनके ठीक आगे एक अंडाकार आकृति की संरचना है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। महिलाओं में ऐसे 2 अंडाशय होते हैं जिनके अंदर हर महीने अंड का निर्माण होता है। इनके अंदर अंड का निर्माण होता है। ये अंड एक मादा युग्मक कोशिका होती है जिसको शुक्राणु के साथ मिलन करना होता है और उसी से बनता है बच्चा।
क्लियर है। अब यहां पर इस अंडाशय को, है ना, मान लेते हैं ये एक अंडाशय है और इस अंडाशय को ये चारों ओर से घेर के रखी हुई है। ये अंडवाहिनी आ रही है और ये आगे झालर निकली हुई है। झालर ने इस अंडाशय को ऐसे कैच कर रखा है, ऐसे पकड़ रखा है। जब इस अंडाशय के अंदर से अंड बाहर निकलेगा तो उस अंड को ये झालर कैच करने का कार्य करेगी और उसको अपने अंदर ले लेगी, उसको अंडवाहिनी के अंदर तक प्रवेश करा देगी। क्लियर है। अब आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। अंडवाहिनी के बाद यहां पर शुरू हो रहा है अंडाशय। दो छोटी बादाम समान आकार की रचनाएं होती है अंडाशय, जिनके अंदर अंड का निर्माण होता है। देखिए क्या क्या बात पता लगी। एक तो हमको ये पता लगी कि अंडाशय संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये किसके समान दिखाई देते हैं, बादाम समान दिखाई देते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है, इनकी लंबाई होती है लगभग 3 सेंटीमीटर। हाँ, बहुत छोटे, जैसे एक बादाम होता है ना वैसे। ये कहां होते हैं, तो उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, उदर गुहा में दोनों ओर स्थित होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है अंड का निर्माण करना, यानी मादा युग्मक का निर्माण करना। 28 दिन में एक अंड का निर्माण होता है, फिर उसके बाद अगला चक्र चलता है, फिर एक और अंड यहां पे निर्मित होता है। यदि आपसे मैं पूछ लूं कि महिलाओं में एक बार में कितने अंड का निर्माण होता है, तो सिर्फ एक अंड का निर्माण होता है। एक आर्तव चक्र के अंदर हर 28 दिन में ओनली एक अंड बनता है। लेकिन आप कहोगे अंडाशय तो 2 है, एक महीने में उस अंडाशय में अंड बनता है, दूसरे महीने में इस अंडाशय में अंड बनता है। तो ये अल्टरनेट चलते हैं, है ना। एक बार में केवल एक ही अंडाशय से अंड का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो क्या क्या बताया मैंने, एक बार देख लो। मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहला है योनि, उसके बाद में है गर्भाशय, उसके बाद उससे निकलने वाली 2 अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी के बाद में है एक बादाम समान आकार का अंडाशय। क्लियर है। चलिए अब ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं वहां पर आते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक बार ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इस अंडाशय के अंदर से अंड का निर्माण होता है। इस अंडाशय में अंड का निर्माण हो गया और फिर जब ये निर्माण हो जाएगा तो ये अंड यहां से कहां निकाल दिया जाएगा, इसको इस झालर के द्वारा यहां कीपक में निकाल दिया जाएगा। यानी अंड यहां से निकल के कहां आ जाएगा, अंडवाहिनी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और इस इंतजार में यहां पड़ा रहेगा कि भैया अब यहां से शुक्राणु आता होगा, वो शुक्राणु मुझसे मिलन करेगा और मैं क्या बनूंगी, युग्मनज बनूंगी और आगे चलकर बच्चा बनूंगी, इस महिला की संतान के रूप में जन्म लूंगी। इस आशा के साथ ये अंड कोशिका यहां से बाहर निकल चुकी है और एम्पुला के अंदर आ चुकी है। क्लियर है। अब देखना क्या होता है, जब इसने यहां से अंड निकाला, अंडाशय ने यहां से अंड निकाला, उसी टाइम इस अंडाशय ने एक हार्मोन भी निकाला। ध्यान देना, नाम सुना होगा कभी आपने। इस हार्मोन को हमने नाम दिया है प्रोजेस्टेरॉन। अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकाला जाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहां जा रहा है, गर्भाशय के पास जा रहा है और गर्भाशय के पास जाकर उसे बोलता है कि गर्भाशय जी हमारे अंडाशय ने अंड को निकाल दिया है। कभी भी शुक्राणु यहां पर आ सकता है, उसके साथ मिलन कर सकता है और वहां से बच्चा आपके अंदर जुड़ने के लिए आ सकता है। तो आप क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयारियां चालू कर दो, क्योंकि अब बच्चा आपके पास चिपकने के लिए आने वाला है।
अब तैयारियां क्या करनी है, बच्चा आने वाला है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई कोई लाइटिंग लगानी है, कोई साज सज्जा करनी है, हाँ सब है ना, झालर लगानी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गर्भाशय को तैयार होने का मतलब है कि गर्भाशय अपने अंदर पोषक तत्वों की वृद्धि करना शुरू कर देगा। क्या क्या? गर्भाशय अपने अंदर पोषक तत्वों को भरना शुरू कर देगा, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल आदि इकट्ठा करना शुरू कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह की ग्रंथियां बनेंगी जो अपने रिसावों से यहाँ पर श्लेष्मा पैदा करेंगी और चिपचिपाहट उत्पन्न करेंगी। इसके चिपचिपाहट से, दोनों साइड होगा ये काम, है ना, इसकी चिपचिपाहट से वो बच्चा आसानी से चिपक जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आया उसने गर्भाशय को तैयार होने के लिए बोला और गर्भाशय ने उसके माध्यम से या उस संकेत के माध्यम से क्या करना शुरू कर दिया, अपने अंदर पोषक तत्वों का भंडारण शुरू कर दिया। धीरे 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 ये गर्भाशय फूलकर मोटा हो गया। ठीक है ना, ये गर्भाशय फूलकर पहले से मोटा हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व इकट्ठे हो चुके हैं। ये लचीला हो चुका है, दमदार हो चुका है, चिपचिपा हो चुका है और पूरी तरह तैयार हो चुका है कि आने दो, अब कौन आता है, मैं उसे ढंग से चिपका लूंगा और खूब पोषण दूंगा, 9 महीने में इतना बड़ा कर दूंगा कि ये संतान के रूप में जन्म ले सकेगा। गर्भाशय पूरी तरह तैयार है। अब क्या होगा, अगली स्टेप देखो। अब यहां से पुरुष द्वारा शुक्राणु को स्खलित किया जा रहा है। ये शुक्राणु कितने छोड़े जाते हैं, इनकी संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। एक बार में लगभग 10 से 30 करोड़ शुक्राणुओं का स्खलन यहां पर किया जाता है। और ये जो 10 से 30 करोड़ शुक्राणु हैं, इसमें सारे वहां नहीं पहुंचेंगे, बीच बीच में मरते जाएंगे, रास्ते भटकते जाएंगे, टकराते जाएंगे, अपनी शक्ति खोते जाएंगे, क्योंकि बहुत कम शुक्राणु ही यहां पहुंच पाते हैं, इसलिए इतने सारे शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है। ये शुक्राणु अंडवाहिनी इस योनि के अंदर से ग्रीवा में होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, गर्भाशय में, और गर्भाशय से होते हुए उसके काय में होते हुए फंडस क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहां से 2 रास्ते होंगे, कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे, है ना, इस तरह दोनों रास्तों में जाएंगे। काम वही आएंगे जो सही जगह जा रहा है। मान लेते हैं यहां पे अंड है तो ये शुक्राणु यहां अंड वाहिनी में होता हुआ धीरे धीरे यहां से कहां पहुंच जाएगा, अंड के पास पहुंच जाएगा। जो शुक्राणु सबसे पहले अंड के साथ मिलन करेगा उसी के साथ मिलकर ये क्या बनाएगा, यहां बनाएगा युग्मनज। जब अंड कोशिका और शुक्राणु यानी नर की जनन कोशिका मिलती है तो युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। फिर ये जायगोट यहां से धीरे धीरे विभाजन करते करते, है ना, यहां से विभाजन करते करते और धीरे धीरे बड़ा होते होते यहां खिसकता जाता है और खिसकते खिसकते कहां आ जाता है, ये खिसकते खिसकते आ जाता है गर्भाशय में और गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है। गर्भाशय की दीवार पर ये बच्चा चिपक जाता है और यहीं पर धीरे 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 बड़ा होने लगता है। 9 महीने के अंदर अंदर इसके सभी अंग तंत्र अच्छे से विकसित हो जाते हैं और फिर उसके बाद जब 9वां महीना कंप्लीट हो जाता है तब यहां से बच्चा इसी रास्ते द्वारा, है ना, इस ग्रीवा में होते हुए, योनि में होते हुए और योनि मार्ग से ही शरीर के बाहर निकाला जाता है। इस तरह एक बच्चे का जन्म संभव हो पाता है। लेकिन हम दूसरी कंडीशन भी रखें। मान लेते हैं, ये तो हमने कह दिया कि शुक्राणु जी आ गए और मिलन कर गए, बच्चा लग गया, सब कुछ काम आ गया। यदि शुक्राणु नहीं आता तो क्या होता? यदि मान लो यहां से अंड तैयार हो चुका है, यहां से प्रोजेस्टेरॉन ने निकल के इस गर्भाशय को तैयार कर दिया है, सब कुछ रेडी है, बस इंतजार है कि शुक्राणु आएगा और बच्चा बनाएगा। मान लो कि शुक्राणु नहीं आए तो यहां पे यदि शुक्राणु नहीं आते हैं और शुक्राणु यहां नहीं पहुंचते हैं तो 2 या 3 दिन के बाद ये अंड कोशिका नष्ट हो जाएगी।
अंड कोशिका नष्ट हो जाएगी और यहां से यहां पर नहीं पहुंच पाएगी, बच्चा यहां नहीं जुड़ पाएगा। ऐसी स्थिति में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा अंडाशय से, और जब ये हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा तो गर्भाशय जो है वो उसको संकेत मिलेगा कि भैया कोई बच्चा नहीं आ रहा है, आपने जो बनाया था आप उसको तोड़ सकते हो। तो ये गर्भाशय अपने अंदर बनाई गई सारी चीजें तोड़ देता है, श्लेष्मा निकाल देता है, ग्रंथियां तोड़ देता है, और ये गर्भाशय धीरे धीरे पूरा का पूरा 3 से 5 दिनों के अंदर टूटकर सामान्य हो जाता है, और ये रक्त स्त्राव के रूप में महिलाओं के योनि मार्ग से बाहर निकलता है। इसे बोलते हैं आर्तव चक्र। ये महिलाओं में हर 28 दिन के अंदर होने वाली घटना होती है, जिसमें उनके शरीर से गर्भाशय झड़कर रक्त स्त्राव के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन जिस महीने में शुक्राणु का प्रवेश हो जाएगा या बच्चा लग जाएगा, उस महीने के बाद अगले 9 महीने तक गर्भाशय नहीं टूटेगा और बच्चा बनकर ही बाहर निकलेगा। आई होप आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। हर एक भाग और उसके कार्य से संबंधित जानकारी आपको मिल गई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।